हमारे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 12th क्लास में आज फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है 12th क्लास में, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यक्तिगत अध्ययन करना, जैसे मांग का नियम, मनुष्य की बचत। छोटे स्तरों पर व्यक्तिगत स्तर पर अर्थशास्त्र का ज्ञान लेना कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और यदि आप बड़े स्तर पे जानना चाहते हैं, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इन्वेस्टमेंट, कुल रोजगार, ये सारे बड़े स्तर पर यदि आप अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का, तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय देते हुए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। मनुष्य जनरली बात है, इकोनॉमिक्स समझने की बात है कि जनरली मनुष्य क्या करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन वो जितने पैसे कमाता है उसमें खुश रहने की कोशिश करता है, उतना ही साधन वो जुटा पाता है। ऐसा देखा जाता है कि गर्मी से बचने के लिए किसी के यहाँ पंखे हैं, तो किसी के यहाँ एसी है, तो किसी के यहाँ कूलर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो मानव जितना पैसा कमाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सारी क्रियाएं, सारे पैसा कमाना जो भौतिक सुख का अनुभव दे, यही आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं। अब इसकी प्रकार, आर्थिक क्रिया के प्रकार, आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला उपभोग यानी कंजप्शन, यानी आर्थिक क्रिया क्यों किया जाता है? आर्थिक क्रिया का मेन उद्देश्य तो कंजप्शन है। हमारे जीवन में बहुत सारे कंजप्शन होते हैं। शिक्षा कंजप्शन करते हैं, भोजन लेते हैं, कपड़े लेते हैं, और ये विलासिता की वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे टीवी, पंखे, मोबाइल, सारी चीज़ों का हम उपभोग करते हैं। तो अर्थशास्त्र का एक यह बहुत बड़ा विषय वस्तु भी माना जाएगा उपभोग, यानी कि कंजप्शन। दूसरा पॉइंट यह है इसका प्रकार, या कहिए विषय वस्तु उत्पादन यानी प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन का, या यूं कहें बिना कंजप्शन का, प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना उपभोग का उत्पादन जरूरी नहीं है, और बिना उत्पादन का उपभोग होगा कैसे? तो ये इन दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। इसके बाद आपका अगला आता है विनिमय। विनिमय, पहले के जमाने में विनिमय ये होता था कि वस्तु से वस्तु बदले जाते थे, जिसको कहते थे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कहते थे, या इंग्लिश में उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन आज के ज़माने में विनिमय का मतलब पैसे से अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बदलना होता है। बाजार में किसी वस्तु की बिक्री होती है तो वो भी तो एक प्रकार का एक्सचेंज ही है, लेकिन वो पैसे से एक्सचेंज हो रहा है। जैसे हम लोग 1 किलो चीनी लेने गए, 40 रुपये की 1 केजी चीनी, तो ये भी एक प्रकार का विनिमय है। तो ये भी एक प्रकार का विनिमय है, और विनिमय आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है, विषय वस्तु है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। निवेश क्या होता है? निवेश का मतलब होता है हम जिस संपत्ति से अपनी आर्थिक क्रिया स्टार्ट करते हैं, वो लंबे समय तक यदि चलता है तो वो हमारे लिए निवेश है। एक प्रकार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिलाई मशीन। सिलाई मशीन से कपड़े सिलते हैं, सिल कर बेचते हैं, तो वो सिलाई मशीन हमारे लिए एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो चलाकर लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो ऑटो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। अब आइए चलते हैं अर्थशास्त्र की विचारधाराएं। देखिए, पहले माइक्रो बना तभी तो मैक्रो बना। जब
पुराने समय से ऐतिहासिक रूप में इतना तो विस्तृत जमाना था नहीं, इसलिए अर्थशास्त्र जो भी था संकुचित क्षेत्र में था, जिसे हम लोग कहते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आज के ज़माने में एकदम डेवलप दिन प्रतिदिन होने की वजह से अब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। अब आइए इसके बारे में हम आगे बताते हैं। विचारधारा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, विचारधाराएं हैं। इकोनॉमिक्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं और अर्थशास्त्र को अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने अपनी अपनी विचार से परिभाषित किया है। धन संबंधी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ कहते हैं कि इस समाज से मिलने वाली सारी वस्तुएं धन संबंधी होती हैं, यानी अर्थशास्त्र में मिलने वाली सारी वस्तुएं धन संबंधी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी समाज में धन संबंधी सारी चीज नहीं हो सकते। सबको धन से तौलना सही नहीं है। माँ की ममता, ईश्वर से प्रेम, भाई से प्यार, ये सारी चीज़ों को धन से तौलना सही नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि एडम स्मिथ की बातें बहुत हद तक सही नहीं थी। कल्याणवादी परिभाषा दिया प्रोफेसर मार्शल ने। इन्होंने ये बताया कि मानव समाज में जो भी वस्तुएं मिलती हैं अर्थशास्त्र में, वो सारे मानव कल्याण की होती हैं। यह भी गलत है। इसी समाज में मदिरा पान भी मिलता है, जुआ तक लोग खेलते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये सारा चीज़ कल्याण नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज से मिलने वाली सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं कल्याणकारी नहीं है। तो उसके बाद परिभाषा कुछ बहुत हद तक अच्छा दिया श्रीमती रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का साधन है। उन्होंने बताया वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग कर सकता है। इनकी परिभाषाएं बहुत हद तक सही रही। उसके बाद विकास के केंद्र पर इन्होंने बताया, सैमुअल्सन ने बताया कि विकास के स्तर पर अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक क्रियाओं को चुनने का, सम्मिलित करने का एक साधन है। कैसे आर्थिक चीज को आप कैसे चुनेंगे, आप अपने अनुसार कैसे लेंगे, विकास पर केंद्रित उन्होंने बताया। उसके बाद आपका अगला टॉपिक बनता है आर्थिक उत्पादन के घटक। उत्पादन करने में क्या घटक लगेंगे, क्या फैक्टर्स लगेंगे, क्या उसके एजेंट हैं। भूमि, उत्पादन के लिए भूमि, श्रम मतलब लेबर, उसके बाद पूंजी मतलब कैपिटल, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। एक उत्पादन के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो भूमि हो, उस पर बिल्डिंग होगा, लेबर होंगे, पूंजी लगाना जरूरी होगा, किस संगठन के लिए क्या करना है यह भी जरूरी है, और उसके बाद उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। वृहत अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। वृहत अर्थशास्त्र में आया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय बचत यानी कि नेशनल सेविंग, इसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट, कुल रोजगार। और यही हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में आया जैसे मांग का नियम, मजदूरी, लागत, लगान, ब्याज, लाभ। जो इंडिविजुअल रूप से कॉन्सेप्ट बनते हैं वो होते हैं आपको सूक्ष्म अध्ययन के लिए, जो बड़े स्तरों पे होता है, विश्व स्तर पे होता है, ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे होता है, वह होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद है कि हमारा यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।